आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 की साइंस की किताब का। आज का जो चैप्टर है वो कंपोनेंट ऑफ फूड है। मैं मानता हूं कि इस चैप्टर को एक एस्पिरेंट को, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर किसी भी तरीके की आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि आपके सिटिंग पीरियड बहुत ज्यादा होने वाला है। आपकी सिटिंग 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कभी कभी 10 या 12 घंटे भी हो सकती है। उस समय क्या खाना है, कैसे अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन रखनी है, कैसे अपने वेट को कंट्रोल में रखना है, कैसे आपको ओबेसिटी भी नहीं आनी चाहिए, आप मोटे भी ना हो, साथ में आपको न्यूट्रिशन की भी कमी ना हो। सो वॉकिंग ऑन दैट टाइट रोप, उस रस्सी पे चलने जैसी फीलिंग है कि आपको ना गिरना है पर आपको चलना है। तो वो चीज यहाँ मुझे इस चैप्टर से समझ में आती है। मैं ओवरव्यू की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि फूड आइटम्स किस तरीके के क्या कंटेन करते हैं, क्या होता है उनमें। फिर कंपोनेंट्स की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये तमाम चीजें। टेस्ट कैसे होते हैं, कैसे पता चलता है कि किस खाने में क्या चीज डली है, क्या मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, क्या है। उसके बाद आप देखने वाले हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम सबको जानकारी होनी चाहिए इस चीज के लिए, ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल इख्तियार कर पाए, ताकि हम सही तरीके से जी पाए। नहीं तो आप अगर एक चीज पा रहे हैं दूसरी चीज खो रहे हैं तो समझदारी नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको हेयर लॉस हो रहा है, आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं, आपका वजन बढ़ रहा है, ये कितना बड़ा चैलेंज बन सकता है फ्यूचर में। जब आप एक एस्पिरेंट से एक ऑफिसर बन जाएंगे तब आपकी बॉडी के ये लिमिटेशंस हो जाएंगे, तब आपको प्रॉब्लम होने वाली है अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में, अगर आप इन चीजों से आज कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पर्सनल लाइफ स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपेरेटिव है। विटामिन्स की बात करेंगे और उनके रिसोर्सेज, जिस जहां से भी उनके सोर्सेज हैं उनकी बात करने वाले हैं। फाइबर्स जो होते हैं, आपके डाइटरी फाइबर्स है, चाहे किसी भी प्रकार में वेजिटेबल्स या फिर और भी चीजें हैं, उनका क्या काम है। पानी का क्या रोल है हमारी बॉडी में। जैसे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, नियरली आपको 6 to 7 लीटर्स पानी एक दिन में कंज्यूम करना चाहिए। तो आखिर क्यों करना चाहिए, उसके बारे में। बैलेंस डाइट क्या चीज है, ये बैलेंस डाइट। और डेफिशिएंसी, क्या कमी हो सकती है अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और इसको आप दोनों तरीके से, पर्सनल लिविंग स्टैंडर्ड या फिर एक लाइफस्टाइल डिजाइन करने के लिए भी आप इस चैप्टर को देखिए, साथ में आप सवाल बनाने के लिए भी इस चैप्टर को देखिए। ये दोनों एंगलों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको जरूर लगेगा कि 6वीं क्लास में हमें क्या सीखने मिलेगा, लेकिन ये चैप्टर अगर आपने समझ लिया तो आपका जीवन बदल सकता है। अब सबसे पहली बात है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स फूड में होते हैं, जैसे कि यहाँ एक बुक डेफिनेशन है, मैं उसको आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ। इंग्रेडिएंट इन फूड contains some components that are needed by our body. These components are called nutrients. तो आपको समझ में आ रहा है कि आपकी बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उसको। और वो न्यूट्रिएंट्स आपको अगर फूड के द्वारा मिल रहे हैं, उन जो इंग्रेडिएंट्स फूड में डले हैं उससे जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो पर्टिकुलर यहाँ पे उसी चीज की बात की है। वो जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उनको आप न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। आपकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल किया जा रहा है। अब कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आता है, फिर प्रोटीन, फैट, तमाम तरीके के विटामिन हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और मिनरल्स। ये सारी चीजों को आप जब बैलेंस फॉर्म में ले आते हैं, उसके बाद फूड में कुछ डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो आपके अनडाइजेस्टेड फूड को या फिर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वाटर बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपकी बॉडी की इंप्योरिटीज को क्लीन करने के लिए, इसके बारे में हम समझेंगे, और आपको बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए। हम सब ने बहुत सारी टीवी एड्स देखी हैं। टीवी एड्स जो कैंटारो और तमाम चीज़ों की एड्स आती हैं, उन सब में ये दिखाते हैं कि 75% वाटर है, आपको अच्छे से रहना चाहिए, हेल्दी वाटर कंज्यूम करेंगे जिसमें डिजायर्ड सॉल्ट होते हैं, तो उससे आपको काफ़ी फायदे होने वाले हैं। ये तमाम चीज़ें तो आपको पता है 75% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर, लिक्विड। तो ये चीज़ें हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्लाई करनी, कैसे समझनी है, और इनमें न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है वो समझते हैं। अब बहुत सारे डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, उनको मेथड बताया गया इस चैप्टर में, कैसे टेस्ट करना है कि कैसे पर्टिकुलर फूड में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है या फिर फैट है या फिर क्या क्या चीजें हैं, ये पता लगाना है। सबसे पहले आप देखें तो खाने जो हम खाते हैं या तो कच्चे फॉर्म में, रॉ फॉर्म में होते हैं, या फिर पकाकर खाते हैं। इन सब में अलग अलग लिमिट्स में या फिर अलग अलग रेशियोज में आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब मिल जाएंगे। इनको पता लगाने के लिए इस किताब में टेस्ट दिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कॉस्टिक सोडा चाहिए। ये सिंपल से एक्सपेरिमेंट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगने वाली। अगर कोई केमिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है तो भी उसको समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सबसे पहले आप देखिए, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला टेस्ट जो किताब में दिया है वो है कार्बोहाइड्रेट के लिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए आप, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली स्टार्च या शुगर, तो इसके लिए आप या तो पोटैटो ले लें, पोटैटो में आपका स्टार्च होता है। उसके बाद आप देखें चावल, राइस ऑल्सो कंटेन्स अमाउंट ऑफ स्टार्च। शुगर के लिए आप शुगर केन भी ले सकते हो, या डायरेक्ट शुगर ही ले लो, शुगर केन ले लो या डायरेक्ट शुगर ले लो। उसमें जैसे ही आप देखने वाले कि स्टार्च और ये तमाम चीज़ें आप
एक किसी भी टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए और टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, इस फूड आइटम में आपको डालना है कुछ 2 और 3 ड्रॉप्स डाइल्यूटेड आयोडीन। आप आयोडीन डालेंगे, यहाँ से ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसमें स्टार्च है, इसमें पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट है। ये जो ब्लू ब्लैक कलर है यही इंडिकेटर है कार्बोहाइड्रेट का। दूसरा टेस्ट देखते हैं हम, टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का भी टेस्ट बड़ा शानदार है। इसमें आपको देखना है कि जो आपका फूड कंपोनेंट है, अगर वो सॉलिड है तो उसको पीस लें, पाउडर बनाएं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और उसको फिर मिक्स करके आप एक टेस्ट ट्यूब में डाल लें। उसमें लगभग 10 ड्रॉप डालनी है आपको पानी की, थोड़ा सा उसको लिक्विड जैसा करके उसको शेक कर लें। उसके बाद आप डालें कुछ ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप लगभग कॉपर सल्फेट की डाल दें और 10 ड्रॉप आपको डालनी है कॉस्टिक सोडा की। इस तरीके से जब आप ये तीनों कंपोनेंट्स, आपका फूड मटेरियल, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा मिला देंगे, तो मिलाने के बाद आप इसको वेल शेक करेंगे तो एक कलर आएगा वॉलेट। अगर वॉलेट कलर आ रहा है मतलब आप समझिए कि आपका जो फूड है उसमें प्रोटीन की मात्रा है, इट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तीसरा टेस्ट, ये तो इतना ज़्यादा आसान है कि आपने किया होगा आमतौर पर, लेकिन हमने ऑब्जर्व भी नहीं किया होगा कि हमने एक केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर दिया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर आपको पता करना है आपके खाने में फैट है या नहीं, तो आप एक कागज़ का टुकड़ा लें, कागज़ के बीच में आप जो कंपोनेंट है उसको क्रश करें। अगर क्रश करने के बाद आपको स्टेन्स मिलते हैं, ऑयली पैचेस मिल रहे हैं, तो वो आपका जो फूड कंपोनेंट है उसके अंदर फैट है। जनरली ऐसा माना जाता है, उसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर भी होगा। तो आप इस एक्सपेरिमेंट में उसको जब क्रश करें, क्रश करने के बाद थोड़ी देर धूप में रखें ताकि जो वाटर है वो एवापोरेट हो जाए और उसके बाद आपको जो मिलेगा वो क्लियर ऑयल पैच मिलेगा, जिससे आपकी कंक्लूजन आती है कि आपका जो फूड कंपोनेंट है उसमें फैट है। तो हमने यहाँ पर 3 टेस्ट लगा लिए। पहला टेस्ट लगाया हमने कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें हमने यूज़ किया आयोडीन। दूसरा टेस्ट लगाया हमने किस चीज़ का, प्रोटीन्स का, जिसमें हमने यूज़ किया कॉस्टिक सोडा। और साथ में हमने एक और क्या चीज़ यूज़ की, ज़रा सा आपको मैं फिर से बता दूं, एक और चीज़ जो हमने यूज़ की वो है कॉपर सल्फेट। कॉस्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट यहाँ पर यूज़ किया आपने, यहाँ से आपको प्रोटीन के बारे में पता चला। और फैट्स के लिए आपने रैप किया, एक कागज़ के पीस पे आपने जो भी फूड मटेरियल था उसको रैप करके क्रश कर दिया और आपको तीनों टेस्ट जो है वो मिल गए। अब हम बात करते हैं ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि मैंने बात की फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स की, इनका क्या रोल है। तो सबसे पहले आप देखें, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी जिससे आप काम करते हैं। ये पूरा जो भी आप वर्क करते हैं, दिन भर की जो भी एक्टिविटीज करते हैं, उस सब की एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से आती है। हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड की। अभी के लिए आप समझिए जैसे चावल है या रोटी है, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है। फैट्स से भी एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे ये टसल आने वाला है, जब मैं अभी ये बात कर रहा हूँ आपसे, कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिल रहा है, फैट से भी, तो आगे बात आएगी तब मैं आपका इसका रेफरेंस लूंगा मैं। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें दोनों होता है, फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं इनको आप कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, इनसे आपको एनर्जी मिल रही है काम करने की। प्रोटीन्स का क्या रोल है? प्रोटीन्स का रोल है आपकी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर में काम करने का। आपने देखा होगा, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो मतलब जिम एंथुसियास्ट होते हैं, जिम के दीवाने होते हैं, उनकी आदत होती है वो प्रोटीन शेक बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जिम जाते हैं तो उनकी बॉडी में मसल्स रप्चर होते हैं और मसल्स को रिपेयर करने का काम करता है आपका प्रोटीन। और साथ में जो मसल ग्रोथ है उसके लिए भी और बॉडी ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए उसको प्रोटीन को कहा जाएगा आपका बॉडी बिल्डर फूड्स या बॉडी बिल्डिंग फूड। जो आपका शरीर को बनाने का काम करेगा ये प्रोटीन्स करेंगे। विटामिन्स का काम है आपको बॉडी को प्रोटेक्ट करना, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे ये तमाम तरीके के डिजीजेस से, जो भी डिजीजेस हो सकते हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करेंगे। आपकी आंखें, आपकी हड्डियां, दांत, साथ में मसूड़े, ये सारी चीजें, टीथ, गम, बोन्स एंड आईज, इन सब चीजों को बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग बना के रखने का, वेल मेंटेन्ड बना के रखने का काम जो है, जिम्मेदारी जो है वो विटामिन्स पे आती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स की हमने बात कर ली और उनका कहाँ कहाँ काम है ये बात कर ली। अब जरा हम पर्टिकुलरली विटामिन्स पे चर्चा करते हैं। विटामिन्स में पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके के विटामिन्स हैं, ए, सी, डी, ई, के। अब देखिए इसका मैं एक तरीका याद करने का बना दिया है, ए, सी, डी, ई, के। आप इसे याद रख सकते हैं। ये कुछ ऐसे विटामिन्स हो गए जिनमें पर्टिकुलरली आपको 2 तरीके के विटामिन्स आगे की किताबों में पढ़ने मिलेंगे। एक आपका फैट सॉल्युबल होगा, एक वाटर सॉल्युबल होगा। जनरली ये जो आपके ए, डी, ई के हैं इनको आप फैट सॉल्युबल कहते हैं, और जो बी कॉम्प्लेक्स या फिर बी के जो भी विटामिन्स होंगे, चाहे B12 है, B7 है, इस तरीके के जो भी आपके होने वाले हैं विटामिन्स, वो वाटर सॉल्युबल है। तो आपके वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ये विटामिन्स जो है जब आप यूरिन पास करते हैं तो ये विटामिन्स आपके बाहर निकल जाते हैं, या फिर और भी तरीके से स्वेट के फॉर्म में ये विटामिन्स आपकी बॉडी को एस्केप कर जाते हैं। इसलिए आपकी बॉडी में बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो जाती है या होती रहती है, तो आप उसको पूर्ति करनी पड़ती है। विटामिन डी की पर्टिकुलरली आप बात करें तो अगर आप धूप ले रहे हैं,
आपसे कहा जाता है धूप में खड़े रहेंगे हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, उसी वजह से धूप में दोपहर में 2 बजे 3 बजे भी खड़ा कर देते हैं। स्कूल असेंबलीज के लिए भी ऐसा होता है, कभी कभी आप देखते होंगे जो आपकी स्कूल में असेंबलीज होती हैं, जो अर्ली मॉर्निंग असेंबलीज हैं, उनके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन यही रहा है कि विटामिन डी मिलेगा बच्चों को तो उनकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। पर उसी का कहीं ना कहीं आपको दुष्परिणाम देखने मिलता है कि दोपहर में भी कभी कभी असेंबलीज की कर दी जाती है। एक्सट्रीम इफेक्ट कहेंगे आप इस चीज का। तो ये जो सनलाइट में अगर आप प्रॉपर एक्सपोजर नहीं लाते हैं तो आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, और ऐसा हमने बहुत सारे लोगों में देखा भी है। इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट कॉजेज विटामिन डी डेफिशिएंसी। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ACDE के उसके बाद मैंने बात की आपसे बी कॉम्प्लेक्स की, और वाटर और फैट सोल्यूबल की भी थोड़ी सी बात की हमने। अब सोर्सेज की बात कर लेते हैं। वैसे तो आपको तमाम सोर्सेज पता है, लेकिन फिर भी मैं चर्चा करता हूँ। जैसे कैरेट्स हैं, हम कहते हैं गाजर अच्छा सोर्स है, पपाया पपीता अच्छा सोर्स है, मीट है, फिश है, इवन दूध को भी, मिल्क को भी हम मानते हैं इज अ गुड सोर्स। एग एंड चीज इज अ गुड सोर्स। स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ये भी अच्छा खासा। पेपर्स में आप देखेंगे, चाहे आप शिमला मिर्च की बात करें, हरी मिर्च की बात करें, इस तरीके जो भी पेपर्स होते हैं, काली मिर्च, ये अपनी आंखों के लिए काफी इफेक्टिव होती है। मैंगोज अच्छे होते हैं, एवोकाडो, मेलन्स। आप इस स्लाइड को पॉज करके और फर्दर नोट कर सकते हैं चीजें। बेसिक चीजें जो है आपको याद रखनी, कैरेट है, पपाया, मीट, एग, चीज, ये सारी चीजें आपको बेसिकली याद होंगी, फिर भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी में आप देखिए जो आपका मीट है, ब्रेड है, एवोकाडो है, रेस्पीबेरी। मैं सामान्य चीजें जो आपको सामान्य लाइफस्टाइल में देखने मिल जाती हैं उन पर मैं पर्टिकुलरली फोकस करने वाला हूँ। जैसे नट्स हो गई, चिकन है, कैरेट मिल जाएगा आपको, चीज मिल जाएगा, मशरूम मिल जाएगा, एग, टोमेटो, योगर्ट और सोया मिल्क। योगर्ट एक प्रकार का दही होता है और फ्लेवर्ड होता है, थोड़ा सा एक प्रोसेसिंग नेक्स्ट लेवल की होती है। जैसे यहाँ स्ट्रॉबेरीज बनी तो इसमें कर्ड में थोड़ी सी प्रोसेसिंग करने के साथ इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वगैरह मिला दिया जाएगा, तो उसको आप योगर्ट कहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ कर्ड, जो दही होता है उसी को एक फर्दर प्रोसेस करके योगर्ट बना देते हैं। आगे विटामिन सी की बात करिए तो विटामिन सी हम जानते हैं जो आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। सिट्रस मतलब जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, पर्टिकुलरली आप आमले को ले लें, आंवला है, ऑरेंज है। ऑरेंज के बाद आप देखेंगे यहाँ पर और भी चीज़ें, चिलीज हो गई, आपकी ब्रोकली है। यहाँ बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से स्ट्रॉबेरीज हैं, या फिर आपकी शिमला मिर्च जो आप पेपर्स वगैरह में आते हैं, इन सबसे आपको विटामिन सी मिल जाता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स तो यही है कि आप जाएं सुबह की धूप जो होती है उसमें खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं करना है कि दोपहर की धूप में खड़े हो गए और आपने कहा तो विटामिन डी फुल हो गया, हड्डियां लोहे की हो जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। एक प्रॉपर टाइम होता है जब आपकी बॉडी एक्टिव होगी और वो विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो सनलाइट का भी आपको पता होना चाहिए एक इफेक्टिव टाइम क्या है। धूप में घूमेंगे, चक्कर आएगा, हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। अब फिर चीज की बात करें तो चीज, मिल्क, ये कुछ सोर्सेज हैं। योगर्ट मैंने आपको बता ही दिया। सैल्मन एक प्रकार की मछली होती है सैल्मन, और इससे भी आपको कहीं ना कहीं विटामिन डी मिलता है, और एग से। तो ये हमने सी, ए और डी के क्या सोर्सेज है उनकी बात कर ली। कुछ मिनरल्स भी होते हैं हमारी बॉडी में जो जरूरत पड़ते हैं आपकी डिफरेंट बॉडी प्रोसेसेस के लिए। आप जैसे देखें फास्फोरस के लिए बहुत अच्छा सोर्स है केला और मिल्क। केले की क्वालिटी आपने देखा होगा, केला ज्यादा पुराना होता है तो वो काला पड़ने लगता है, ऊपर से जो उसकी पील होती है, जो उसका छिलका होता है उस पर काला होने लगता है। वो काला इसीलिए पड़ता है क्योंकि उसके अंदर का जो फास्फोरस है वो एयर के साथ रिएक्ट करने लगता है, तो इसीलिए उसकी स्किन जो है वो ब्लैकन होने लगेगी, और वो सेल्फ आप कह सकते हो वो खुद को खुद ही खत्म कर लेता है। उस तरीके का उसमें मैकेनिज्म होता है। जो आपका नारियल पानी होता है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जो न्यूक्लियर कंडक्शन या फिर आपके जो मैसेज कंडक्टिविटी होती है आपकी ब्रेन से जो भी न्यूक्लियाइज से जाती है वो उसमें काफी हेल्प करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि आयरन के सोर्सेज, जैसे स्पिनच है, जो आपका पोपाय द सेलर मैन आपने देखा होगा कार्टून बचपन में, वो स्पिनच खाता था और पावरफुल हो जाता था। उसी तरीके से यहाँ पे भी स्पिनच की बात की गई। स्पिनच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर आयरन। कैल्शियम रिच फूड, मिल्क है, जूसेस हैं, बहुत सारे ऐसे कैल्शियम रिच फ्रूट्स हो सकते हैं। एलमंड्स हैं आपके, एलमंड्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, चीज इज इंपॉर्टेंट। सो सच काइंड ऑफ सोर्सेज आर अवेलेबल। ऐसे सोर्सेज हैं जो सामान्य तौर पे मिल जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है आपको अलग से बाजार से लेके आना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फूड चाहिए आपको या फिर कोई अलग से कोई चीज चाहिए। ये बेसिक जो आपकी डेली डाइट की चीज है उनसे आपको सब मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे आयोडीन के सोर्सेज, तो आजकल तो वैसे ही नमक में आपको आयोडीन मिल जाता है। उसके बाद मछलियों में और कुछ सब्जियों में भी आयोडीन आपको मिल जाता है, पर बेस्ट सोर्स तो अभी आयोडाइज्ड जो सॉल्ट है वही है। प्रोटीन्स की हम बात करते हैं बॉडी बिल्डर्स के लिए, पर्टिकुलरली जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन फ्रीक्स होते हैं। आप देखिए एग्स के बाद जो आपके तमाम नट्स होते हैं। कॉटेज चीज़ है, कॉटेज चीज़ का मतलब होता है पनीर। पनीर का इंग्लिश शब्द है कॉटेज चीज़, तो उसको अलग से बताने के लिए जो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन पर्टिकुलरली आप देखें जो सिंपल सी बात बता रहा हूँ ताकि याद रख पाए और एग्जाम्पल कोट कर पाए, तो उसके लिए आप याद रखें दूध। दूध के बाद आप याद रख लें कि ये आपके स्मूदीज वगैरह, आपने जूसेस वगैरह पिए होंगे। ये आपके काबुली चने होते हैं जो छोले वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपके नट्स हो गए, ये आपका पनीर हो गया और ये आपके अंडे हो गए। ये कुछ चीज़ें जहाँ से आपको प्रोटीन मिल जाएगा। आजकल पीनट्स का भी बहुत शौक चढ़ा है या फिर एक ट्रेंड आ गया है, तो पीनट बटर बहुत पॉपुलर है प्रोटीन्स के लिए।
तो जो भी जिम ट्रेंड, जो भी जिम जाते हैं या फिर जो बॉडी सेंसिटिव या फिर आपके बॉडी कॉशियस होते हैं, वो जनरली प्रेफर करते हैं पीनट बटर इन कंपैरिजन टू अदर बटर्स। फिर आप बात करें डाइटरी फाइबर्स की, मैंने इसके बारे में चर्चा की थी कि ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके बॉडी के फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। साथ में ये आसान कर देते हैं अनडाइजेस्ट फूड का एक्सक्रीशन, या आपके शरीर से अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालने में भी काम आते हैं। इनको पर्टिकुलरली रफेज कहा जाता है, रफ एज। इनका कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं देने वाले हैं आपको। न्यूट्रिएंट तो आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन यही देने वाले हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली इनका एक ही काम है, आपकी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड से निजात दिलाना, यहाँ से बाहर कराना। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी बॉडी में। इसमें आपके आते हैं फ्रेश फ्रूट्स, पोटैटो, पल्सेस। आप देखेंगे पोटैटो, सही मायने में देखा जाए हर खाने में पोटैटो की चर्चा होती है। दम आलू में भी आलू है और भिंडी आलू में भी आलू है। उस तरीके से आप देखेंगे लगभग 80% जो डिशेस बनती है उसमें आलू काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पल्सेस जो है आपकी दाल वगैरह है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब का आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपैक्ट है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए अगर इनको रफेज है अगर ये, तो इनका एक ही मेजर काम है, वो है अनडाइजेस्टेड फूड को आपकी बॉडी से बाहर निकालना और जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है उसको थोड़ा सा और ईज आउट करना। ये पर्टिकुलर काम हो गया आपका डाइटरी फाइबर्स का। डाइटरी फाइबर्स के सोर्स देख लेते हैं। अब आपको यहाँ दिख रहा है ये आंवला हो गया, ये आंवला है, फिर बादाम है, बादाम के बाद आप देख लीजिए यहाँ पर ये आपके वो हो गए ओट्स हो गए जो सुबह से खाने को बोलते हैं, ये एप्पल है, एवोकाडो है, अनानास हो गया, ऑरेंज है। ये तमाम तरीके के बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, ब्रोकली है, कैरेट्स है। आप नाना प्रकार के फ्रूट समझ सकते हैं। ये आपका अखरोट है जिससे आपकी बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल सकता है, एक्सक्रीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्मूथ एक्सक्रीशन। अब देखिए वाटर के बारे में हम बात करें तो वाटर इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये आप जानते हैं, हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं। 75% आपकी बॉडी में वाटर है। अब वाटर का काम है जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, उनको आपको एब्जॉर्ब करना है। मैंने आपको बताया ए सी डी के ये सारे जो भी विटामिन हैं इनको एब्जॉर्ब कौन करेगा? वाटर करेगा। साथ में आपकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको कौन थ्रो आउट करेगा, चाहे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हो या फिर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट हो। आप कभी कभी देखते होंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप कोई पर्टिकुलर दवाई लेते हैं या फिर आप मल्टीविटामिन लेते हैं या फिर कोई भी ऐसी दवाई ले रहे हैं तो आपकी यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। दैट इज अ सिग्नल कि आपकी बॉडी को जो चीजें चाहिए थी वो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली। उसके अलावा जो अनवांटेड प्रोटीन्स या विटामिन थे जो आपकी बॉडी में पहले से हैं उसको बाहर निकाल दिया गया, उसको इमिट कर दिया गया यूरिन के द्वारा। गेटिंग माय पॉइंट? उसी तरीके से स्वेट भी आपकी इंप्योरिटीज को बाहर निकालता है। ये दो काम आपके वाटर के हो गए। पहला तो एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को, दूसरी चीज आपकी बॉडी से जो भी वेस्ट है उसको थ्रो आउट करने का भी काम वाटर करता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें काफी ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। साथ में आप देखेंगे वाटर और तरीकों से, जैसे मिल्क है, मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो उसमें भी हमें वाटर मिलता है। टी है और वाटर, खासकर अगर आपका दूध में पानी मिला रहा है तो आपको पानी वैसे भी मिल जाएगा, लेकिन प्योर मिल्क में भी कहीं ना कहीं एक एक्सटेंट ऑफ वाटर होता है बिकॉज इट्स अ कोलाइडल सॉल्यूशन। उसके बाद आप देखिए बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, फूड होते हैं जिनमें वाटर कंटेंट होता है, उससे भी आपको वाटर मिल जाता है डायरेक्ट कंजम्पशन के अलावा। फिर हम देखिए खाना देखें आप, तो खाने में भी हम कितना ज्यादा पानी यूज करते हैं। चावल पकाने के लिए पानी चाहिए, दाल बनाने के लिए पानी चाहिए, सब्जी पकाना है पानी चाहिए। तो पानी जब आपके फूड में होता है तो वहां से भी आपको कहीं ना कहीं आपकी जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होती है। अब जिस चीज की मैं बात कर रहा था, उस पतली रस्सी की जिसके ऊपर आपको चलना है, एज एस्पिरेंट आप देखिए आप अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। तैयारी करने के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप अपने हेल्थ के साथ आज कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फ्यूचर में आपकी फिजिकल लिमिटेशंस आ जाएंगी। आप 2 मंजिल चढ़ेंगे और आपको सांस भरने लगेगी, आपको चश्मा मोटा लगने लगे, आपके बाल झड़ने लगे या बाल सफेद होने लगे, आपका स्टेमिना ड्रॉप आउट हो जाए, आपकी बॉडी वीक हो जाए, आपकी बोन्स वीक हो जाए। ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट को इख्तियार नहीं करते, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते। एक्सरसाइज करना है, खाना सही खाना है, ये सारी चीजें करेंगे तभी जिस गोल के लिए आप टारगेट कर रहे हैं वो अचीव करने के बाद भी आप उस टारगेट को, आप उस जगह पहुंच के उस व्यू को एंजॉय कर पाएंगे। आप जिस पहाड़ पे चढ़ रहे हैं आप उसकी चोटी पे पहुंच के आप उस मंजर को देख पाएंगे, आप उस व्यू को एंजॉय कर पाएंगे तब जब आप हेल्दी होंगे। हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी, ये कहावत हमने सुनी है और इस चीज को हमें अपनी तैयारियों में इख्तियार करना चाहिए, हमें अप्लाई करना चाहिए इसको, तभी जाके हम चीजें समझ पाएंगे। यहाँ आपको राइट क्वांटिटी की बात की गई। बैलेंस डाइट में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ, जैसे मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिल रही है, फैट से भी एनर्जी मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फैट्स ही फैट्स कंज्यूम कर लें या फिर कार्बोहाइड्रेट कर लें। आप कहेंगे सर दोनों से हमें एनर्जी मिल रही है तो एक कंज्यूम करने में क्या बुराई। यहाँ पर जरूरत है हमें राइट क्वांटिटी की, बैलेंस की। अति सर्वत्र वर्जते,
ज्यादा किसी भी चीज का हानिकारक होता है। ज्यादा पानी पीने से परेशानी है, कम पानी पीने से परेशानी है, ज्यादा खाना खाने से परेशानी है, कम खाना खाने से परेशानी है। तो हमें एक राइट क्वांटिटी चाहिए, रफेजेस की राइट क्वांटिटी होनी चाहिए, वाटर का राइट क्वांटिटी होनी चाहिए और डाइट का राइट क्वांटिटी होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स का एक बैलेंस होना चाहिए, उसको आप कहते हैं बैलेंस डाइट। और एक और चीज है, लोग जनरली सोचते हैं कि बैलेंस डाइट शायद महंगी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप साधारण चीजों को भी एक प्रॉपर बैलेंस में, जो मैंने एग्जांपल्स दिए, कोई ऐसे करोड़ों की चीजें नहीं है। मैंने आपको बात की दूध की, मीट की, ब्रोकली की, पनीर की, ये सामान्य जीवन में आपको मिल जाते हैं। नट्स हैं, चाहे मूंगफली है या काजू है, आप काजू अफोर्ड नहीं कर सकते तो पीनट्स है, पीनट्स आर कैश्यूज फॉर द पुअर, ये भी एक कहावत है। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, इसीलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए हम राइट काइंड ऑफ फूड खाएं, उसके साथ बैलेंस के साथ। ज्यादा पकाए ना, अगर पका रहे हैं तो उनको ढंग से पकाएं, ओवर कुकिंग भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो कुकिंग फूड प्रॉपर्ली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जनरली आप उसको ज्यादा पकाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, आप उसको ज्यादा धो देते हैं तो आपके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, ज्यादा पानी में पका देते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट लॉस्ट होते हैं। आपको पता होना चाहिए विटामिन सी जो है उसको आप अगर जरा सा हीट करते हैं तो विटामिन सी लॉस हो जाता है। आपका विटामिन सी लॉस होगा तो उससे क्या डेफिशिएंसीज होंगी वो हम आगे देखेंगे। कहीं कहीं आप देखेंगे जो वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स होते हैं उनकी जो पील होती है, जो बाहर का छिलका होता है, जो बाहरी आवरण है, उसमें भी काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक्सेसिव वॉशिंग से या फिर कुकिंग से वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। जैसे हम कभी चावल धोते हैं या फिर आप दालें धोते हैं, तब भी आपके जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं जो उनमें प्रेजेंट है वो भी वॉश अवे हो जाते हैं, वो भी पानी के साथ बाहर हो जाते हैं। ओबेसिटी जिसकी मैं बात कर रहा था, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। खासकर आप देखिए जब सिटिंग आपकी लाइफस्टाइल हो, 10 घंटे 8 घंटे आपको बैठना है, चाहे आईटी प्रोफेशनल हो जिनकी कंप्यूटर के सामने दिन कट रहा है, या फिर हम एस्पिरेंट्स की बात करें, आप जब तैयारी कर रहे हैं तब आपकी लाइफस्टाइल में ऐसा होता है कि आपका वजन बढ़ने लगता है। हमें इस चीज से लड़ना पड़ेगा और हमें कोशिश करनी है, इफ वी डोंट कंज्यूम टू मच फैट, अगर आप ज्यादा फैट कंज्यूम करेंगे तो आप ओबेस हो जाएंगे, ओबेसिटी हो जाएगी, जिसको हम जनरली कहते हैं कि यू हैव ग्रोन फैट। वो इसलिए क्योंकि बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग मोर फैट, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग मोर फैट। आप फैट ज्यादा खा रहे हैं इसलिए आप मोटे हो रहे हैं। तो ओबेसिटी से सफर करने लगते हैं जब आप फैट रिच फूड ज्यादा कंज्यूम करते हैं। उसके बाद अब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे डेफिशिएंसीज की, कि किस न्यूट्रिएंट से क्या असर पड़ सकता है। तो पहले मैं आपको एक बुक की डेफिनेशन दे दूं कि आखिर डेफिशिएंसी है क्या। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आदमी खाना तो खा रहा है लेकिन उसके शरीर में न्यूट्रिएंट्स नहीं आ रहे। इफ कंटिन्यूड ओवर लॉन्ग टाइम द पर्सन में सफर फ्रॉम डेफिशिएंसीज, अगर ये लंबे समय तक इसी तरीके से वो पुअर न्यूट्रिएंट फूड खा रहा है तो उसके बॉडी में डेफिशिएंसी होगी। और ये डेफिशिएंसीज जो है ये आपके शरीर में या तो कोई बीमारी पैदा कर सकते हैं या फिर कोई डिसऑर्डर पैदा कर सकते हैं। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब ये चीज मैं आपको समझा दूं कि जो भी डिजीजेज आपको हो रहे हैं आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, जो आपने न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम नहीं किए उसकी वजह से, लंबे समय तक आप न्यूट्रिएंट लेस फूड खाएंगे या फिर जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें है ही नहीं, ऐसा खाना खाने वाले हैं जो जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो आपकी बॉडी में जो बीमारी होने वाली है उसका नाम है डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज में आप बात करें, अगर आपकी बॉडी जो आपके खाने में प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं होगा तो आपकी बॉडी में रिपेयर और ग्रोथ नहीं होने वाली, रिपेयर और ग्रोथ नहीं होगी तो आपकी बॉडी स्टंटेड हो जाएगी। स्टंटेड का अर्थ है कि आपकी उम्र के साथ लंबाई नहीं बढ़ पाएगी। लंबाई बढ़ानी है अगर आपको तो सबसे पहले बेस मजबूत होना चाहिए। शरीर अगर मजबूत नहीं है तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी, हाइट नहीं बढ़ेगी। तो स्टंटेड ग्रोथ होगी अगर प्रोटीन कंजम्पशन नहीं है। आपका जो चेहरा है वो फूला फूला सूजा सूजा दिखेगा, आपके बाल जो है वो सफेद होने लगेंगे, आपको स्किन के नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, चर्म रोग हो सकते हैं, स्किन डिजीजेस हो सकते हैं, डायरिया जो बहुत कॉमन है, वाटरी स्टूल, लूज मोशंस हो सकते हैं, आपको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो सकती है, ये सारी चीजें, फीलिंग न्यूसियाटिक, हैविंग वाटरी स्टूल, ये सारी चीजें आपको डायरिया वगैरह हो सकती हैं अगर आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी। अगर आपकी जो डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन रिच नहीं है तो आपकी ग्रोथ रुक जाने वाली है, आप पतले हो जाएंगे, पतले, इतने पतले और इतने कमजोर हो जाएंगे कि आप कभी भी चक्कर आ सकता है, कभी भी आप गिर सकते हैं और आप शायद सीधे खड़े ना हो पाए या चल ना पाए, इतनी बुरी स्थिति हो सकती है। विटामिन और मिनरल्स की कमी होने से भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं एक प्रॉपर टेबल में। ये सारी जो भी आपके डिजीजेस हैं, ये सारी जो भी डेफिशिएंसीज हैं, इनको आप कैसे खत्म कर सकते हैं? सिर्फ एक चीज से, वो है आपका बैलेंस डाइट। ये बैलेंस डाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए। एक प्रॉपर लाइफस्टाइल में आपको बैलेंस डाइट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा मैं बात कर रहा था, विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए में आप देखने वाले हैं, अगर आप विटामिन ए नहीं ले रहे हैं, जिसके मैंने सोर्सेज आपको बताए, तो आपको विजन लॉस हो सकता है, आपकी आंखें कमजोर हो सकती हैं, आपको नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, जिसको हिंदी में हम रतौंधी कहते हैं।
रात को आपको दिखना बंद हो जाए, लॉस ऑफ विजन, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, आप अंधे भी हो सकते हैं। विटामिन B1 अगर हमें शरीर को नहीं मिलता तो हमें बेरी बेरी हो सकता है, जिसमें आपके मसल्स बहुत कमजोर हो जाएंगे। आगे हम मसल्स के बारे में जब हम चैप्टर 8 में बात करेंगे, मूवमेंट्स की, बॉडी मूवमेंट्स की बात करेंगे, तब हम मसल्स को और गहराई से समझेंगे। आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत कम रहने वाली, काम करने के लिए आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। विटामिन C अगर नहीं है तो आप देखने वाले हैं आपको स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी का अर्थ है आपके दांतों के बीच में गैप्स बन जाते हैं और जो आपके गम्स हैं वो ब्लीडिंग होते हैं, खून निकलता है आपके मसूड़ों से और वो काफी लंबा समय लेता है उस घाव को भरने में, बड़ी तकलीफ होती है, खाना नहीं खा पाते हैं आप, आपके दांतों के बीच में गैप आ जाता है। विटामिन D जो है अगर उसकी अगर डेफिशिएंसी है, जो धूप में रहने से आपकी खत्म हो सकती है डेफिशिएंसी, उससे आपको रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स में आपकी जो बोन्स हैं वो इस तरीके से, ये बो जो आपने देखा तीर कमान का कमान जो होता है, कमान जैसी हो सकती है, आपकी हड्डियां इतनी कमजोर हो सकती हैं, मुड़ सकती हैं, सिर्फ विटामिन D के कंजम्पशन ना करने से। कैल्शियम, जो आपकी हड्डियां हैं कैल्शियम से बनी है, जो आपके दांत है वो कैल्शियम से बने। अब स्वाभाविक सी बात है अगर कैल्शियम नहीं मिल रहा तो हड्डियां और दांत कमजोर हो जाएंगे। आयोडीन अगर नहीं मिलता तो हमें गले में गोइटर हो जाता है। गले में गोइटर हो जाता है, आप समझिए ये आपका गला है, ये आपका गला है और ये गला ऐसा सूजा सूजा सा हो जाएगा। तो ये गले में गोइटर होने की वजह से एक स्वेलन पैच बन जाता है आपकी गर्दन पे। बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है अगर आयोडीन नहीं मिले। इसीलिए आप देखें कि कितना ज्यादा इस चीज को एडवर्टाइज किया जाता है। आप दूरदर्शन पे देखिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेकर आया जाता है ये बताने के लिए कि आयोडीन वाला नमक खाओ। फिर उसके बाद आयरन, आयरन इंपॉर्टेंट है। आयरन नहीं होगा तो आपके शरीर में वीकनेस होती है, इसलिए आप देखेंगे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनके लिए एनीमिया की गोलियां दी जाती हैं, टैबलेट्स ऑफ एनीमिया दिया जाता है ताकि उनको कमजोरी ना हो, और ये प्री नेटल और पोस्ट नेटल सिचुएशंस में उनको दी जाती है। तो यहां पर आपको मैंने इंपॉर्टेंट विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की बात कर ली। अब फाइनली हमेशा की तरह परंपरा अनुसार हम आपसे पूछने वाले हैं कुछ सवाल। स्लाइड्स को पॉज करें, पॉज करके आप इन चीजों का जवाब देने का प्रयास करें, फिर हम इन पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपने इनके जवाब लिख लिए होंगे। सबसे पहला है, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। क्या आपको ऐसा लगता है? हम यहाँ शुरू से एक ही चीज की बात कर रहे हैं कि हमें बैलेंस डाइट की दरकार है, हमें बैलेंस डाइट की जरूरत है। तो सिर्फ चावल खाने से अगर काम हो रहा होता तो कब का हो चुका होता। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, ये सही है, हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे काफी देर से। थर्ड वाला जो है, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड्स। मैंने आपको बताया कि एक वैरायटी होनी चाहिए फूड्स का, जिसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, तमाम चीजें हों एक बैलेंस सिस्टम पे। तो ये भी आपका सही हो जाता है। आखिरी सवाल जो है वो ये है कि मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। तो मैंने यहाँ पर आपको एक बात बताई थी, एक पर्टिकुलर फूड आपको न्यूट्रिएंट नहीं देगा, वो आपको किसी और कंपोनेंट की डेफिशिएंसी जनरेट कर देगा आपकी बॉडी में। आप चावल खाएंगे तो आपको दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, शायद आपको फैट्स की, या फिर आपके बॉडी में फैट्स के अलावा प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी होने लगे। मीट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं पर्टिकुलरली तो आपको शायद विटामिन या फिर मिनरल्स की डेफिशिएंसी होने लगे। इसीलिए रफेज की डेफिशिएंसी, जिसको हम डाइटरी फाइबर्स है, ये सब भी कम हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो जाती है। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को समअप किया। आप इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं दो एंगल से, दो आपके परसेप्शन होंगे। पहला तो ये कि एज अ लाइफस्टाइल आपको इस चैप्टर से बहुत सीखने मिलेगा। दूसरा, आपको सवाल बनाने में भी काफी आसानी हो जाएगी। तो ये थी हमारी चर्चा, ये था हमारा डिस्कशन चैप्टर नंबर 2 पे। आगे भी हम ऐसे लेक्चर्स लेकर आएंगे और जल्दी से जल्दी आपकी एनसीईआरटी साइंस की कंप्लीट करेंगे।